हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से आलोचना वाले सेक्शन को देखेंगे। और इससे पहले हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को देख लिया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास इस सेक्शन से निबंध साहित्य का विकास इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास इस सेक्शन को हमने स्टार्ट किया है। तो 2 वीडियोस अभी तक इससे रिलेटेड कंप्लीट हो चुके हैं। आधुनिक युग से पूर्व हिंदी आलोचना, एक वीडियो इससे संबंधित आपको मिल जाएगा चैनल पर। दूसरा आपको आधुनिक युग भारतेंदु काल की समीक्षा, सिद्धांतों में नया मोड़, पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा का नवीन व्यावहारिक समीक्षा का सूत्रपात। तो ये दोनों टॉपिक यानी भारतेंदु काल की समीक्षा और आधुनिक युग से पूर्व की हिंदी आलोचना, इन दोनों टॉपिक को हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम द्विवेदी युग की आलोचना पद्धति को देखने वाले हैं और इससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों का विकास और उत्कर्ष, शास्त्रीय आलोचना रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा का विकास, शास्त्रीय आलोचना नवीन दृष्टिकोण से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का प्रयोग, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, व्याख्यात्मक टीकाएं, पाठालोचन एवं पाठानुसंधान और द्विवेदी युग की उपलब्धियां। ये सब टॉपिक्स हैं द्विवेदी युग की आलोचना से संबंधित। इन सब टॉपिक्स को अगर हम एक वीडियो में कंप्लीट कर पाएँ तो हम उसे एक ही वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज इस सेक्शन के 2 पार्ट आएंगे, यानी द्विवेदी युग की आलोचना के 2 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट हम आज देखेंगे और दूसरा कल। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आधुनिक काल द्विवेदी युग, इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो सब टॉपिक है वह है हिंदी समीक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूपों का विकास और उत्कर्ष। ये हमारा सब टॉपिक है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या मानी जाती है। जो कि द्विवेदी युग की बात हो रही है तो इसकी समय सीमा को भी जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1850 से 1888, दूसरा है 1888 से 1900, तीसरा है 1900 से 1920, चौथा है 1920 से 1940। तो आप सभी इस प्रश्न के उत्तर को जानते होंगे। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1920। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के साहित्यकार किस साहित्य से अधिक परिचित हो गए थे। ऑप्शन ए फारसी साहित्य, ऑप्शन बी अरबी साहित्य, ऑप्शन सी अंग्रेजी साहित्य, ऑप्शन डी फ्रेंच साहित्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के जो साहित्यकार हैं किस साहित्य से अधिक परिचित हो गए थे? अंग्रेजी साहित्य। क्योंकि पाश्चात्य का प्रभाव हमने भारतेंदु युग में ही देख लिया था, तो अंग्रेजी साहित्य से इनका परिचय अधिक हो रखा था। अगला जो प्रश्न है वह है, इस युग के साहित्यकारों को किस भाषा के साहित्य से नवीन प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी पंजाबी। तो द्विवेदी युग के साहित्यकारों को किस भाषा के साहित्य से नवीन प्रेरणा मिली है, इसका सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत साहित्य से नवीन प्रेरणा मिली है द्विवेदी युग के साहित्यकारों को। अगला जो प्रश्न है वह है, द्विवेदी युग में हिंदी गद्य की कौन सी विशेषताएं विकसित हुई। ऑप्शन ए केवल कथा लेखन, ऑप्शन बी बोलचाल की शैली, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन डी विदेशी प्रभाव का लोप। तो द्विवेदी युग में हिंदी गद्य की कौन सी विशेषता विकसित हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि। गद्य की जो विशेषता है अभिव्यक्ति क्षमता में वृद्धि, यह द्विवेदी युग में विशेष रूप से विकसित हुई। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में साहित्य में किस प्रवृत्ति का विकास हुआ। ऑप्शन ए रहस्यवाद, ऑप्शन बी सुधार की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी भक्ति की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी युद्ध प्रिय प्रवृत्ति। तो द्विवेदी युग में साहित्य की किस प्रवृत्ति का विकास हुआ? वह सुधार की प्रवृत्ति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में इस युग में कौन सी नई पद्धति का विकास हुआ। ऑप्शन ए वैज्ञानिक आलोचना, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक आलोचना, ऑप्शन सी रोमांटिक आलोचना, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक आलोचना। प्रश्न देखते हैं, हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में इस युग में कौन सी नई पद्धति का विकास हुआ। अगर हम नई पद्धति की बात करें तो व्याख्यात्मक आलोचना। द्विवेदी युग में व्याख्यात्मक आलोचना का विकास हुआ है। व्यवहारिक आलोचना का विकास हम भारतेंदु युग में भी देख चुके हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लेकिन अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में व्याख्यात्मक आलोचना जो है विशेष रूप से परिलक्षित हुई है।
अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में समीक्षा की कौन सी प्रवृत्ति अन्वेषण प्रधान थी? ऑप्शन ए शास्त्रीय आलोचना, ऑप्शन बी तुलनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी अनुसंधानात्मक समीक्षा, ऑप्शन डी व्याख्यात्मक टीकाएं। तो इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। द्विवेदी युग में समीक्षा की कौन सी प्रवृत्ति अन्वेषण प्रधान थी? तो सही उत्तर होगा अनुसंधानात्मक समीक्षा अन्वेषण प्रधान थी। तो यह प्रवृत्ति, जो अनुसंधानात्मक समीक्षा की जो प्रवृत्ति है, यह भी द्विवेदी युग में ही विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन किस प्रकार की आलोचना का उदाहरण है? ऑप्शन ए आधुनिक आलोचना, ऑप्शन बी शास्त्रीय आलोचना, ऑप्शन सी भावात्मक आलोचना, ऑप्शन डी प्रयोगात्मक आलोचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शास्त्रीय आलोचना, यानी रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, यह जो समीक्षा है यह शास्त्रीय आलोचना के अंतर्गत आएंगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में प्राचीन व्यावहारिक आलोचना का कौन सा नया रूप विकसित हुआ? ऑप्शन ए निबंध लेखन, ऑप्शन बी व्याख्यात्मक टीकाएं, ऑप्शन सी नाटक लेखन, ऑप्शन डी संस्मरण लेखन। तो द्विवेदी युग में जो प्राचीन व्यावहारिक आलोचना है, इसका कौन सा नया रूप विकसित हुआ है? व्याख्यात्मक टीकाएं, यानी प्राचीन व्यावहारिक जो आलोचना थी, जो हमने भारतेंदु युग में देखी थी, उसका नया रूप अगर हम देखें तो व्याख्यात्मक टीकाएं। व्याख्यात्मक आलोचना तो आई ही, साथ ही व्याख्यात्मक टीकाएं भी द्विवेदी युग में विकसित हुई। अगला जो प्रश्न है वह है, पाठालोचन एवं पाठानुसंधान किस दिशा की समीक्षा का अंग है? ऑप्शन ए शोधपरक समीक्षा, ऑप्शन बी भावात्मक समीक्षा, ऑप्शन सी परंपरागत समीक्षा, ऑप्शन डी सामाजिक समीक्षा। तो पाठालोचन और पाठानुसंधान अगर हम देखें तो यह शोधपरक समीक्षा है। जब आप पीएचडी के कोर्स वर्क को करेंगे या फिर आप शोध से संबंधित जब किसी प्रोग्राम को करते हैं तो वहाँ पे आपको पाठालोचन, यानी अगर आप साहित्य से कर रहे हैं शोध, तो वहाँ आपको पाठालोचन और पाठानुसंधान के विषय में पढ़ना होगा। तो जो पाठालोचन और पाठानुसंधान जो है यह शोधपरक समीक्षा के अंतर्गत आती है। अब हम तथ्य के रूप में जान लेते हैं कि द्विवेदी युग में जो प्रवृत्तियाँ समीक्षा के रूप में विकसित हुई हैं वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, द्विवेदी युग में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियाँ विकसित हुई। तो द्विवेदी युग में हिंदी समीक्षा की जो प्रवृत्तियाँ विकसित हुई हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहली जो समीक्षा है या आलोचना जो कह सकते हैं वह है शास्त्रीय आलोचना। शास्त्रीय आलोचना में भी दो तरह के हैं, यानी क और ख। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, ये हमने प्रश्न के माध्यम से देखा था किस प्रकार की आलोचना है, तो शास्त्रीय आलोचना उत्तर था। तो शास्त्रीय आलोचना का एक रूप क्या है? रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन करना। दूसरा है नवीन दृष्टिकोण से सिद्धांत स्थापन करना। तो ये दो शास्त्रीय आलोचना के अंतर्गत आएगा और द्विवेदी युग में यह विकसित हुआ। दूसरा अगर हम देखें आलोचना का रूप, तो तुलनात्मक एवं मूल्यांकन एवं निर्णय है। तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय है, ठीक है। तो ये दूसरे जो कह सकते हैं आलोचना का या समीक्षा का रूप हमको द्विवेदी युग में दिखाई देता है। तीसरी अगर हम बात करें तो समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास हुआ, जिसमें व्याख्यात्मक आलोचना को महत्व दिया गया। यह विकास व्याख्यात्मक आलोचना का हुआ। तो तीन हमने देख लिया, शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। अगर हम चौथे की बात करें, चौथा है अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। तो ये जितनी भी पद्धतियां हैं या जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्रवृत्तियां आलोचना की समीक्षा की द्विवेदी युग में विकसित हुई। तो चौथा क्या हो गया हमारा? अन्वेषण एवं अनुसंधान परक समीक्षा। पांचवा है प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, जिसमें व्याख्यात्मक टीकाएं आएंगी। अभी हमने प्रश्न के माध्यम से देखा कि कौन सा जो प्राचीन व्यवहारिक आलोचना है जिसका अभिनव रूप हमको द्विवेदी युग में दिखाई देता है, तो वो है व्याख्यात्मक टीकाएं। छठा और अंतिम जो है वो पाठालोचन एवं पाठानुसंधान, यह भी प्रवृत्ति द्विवेदी युग में विकसित हुई। तो आलोचना की ये 6 प्रवृत्तियां हमको द्विवेदी युग में दिखाई देती हैं। इन 6 प्रवृत्तियों को अगर हम देखें तो इन सभी में अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग रचनाकार हैं। यानी अगर हम देखें, आलोचक देखें या समीक्षक के रूप में उन्हें देखें, तो जितने भी समीक्षक हैं उन सभी को इस रूप में
विभाजित कर दिया गया है, यानी इन श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया कि शास्त्रीय आलोचना वाले आलोचक कौन से हैं या तुलनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले जो रचनाकार हैं या समीक्षक हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहला टॉपिक जो आज द्विवेदी युग से प्रारंभ करने वाले हैं वो शास्त्रीय आलोचना क रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन। तो इस वाले सेक्शन को अभी हम देखते हैं। अगला टॉपिक है, यानी द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों के अनुसार अगर हम देखें तो पहला जो टॉपिक है शास्त्रीय आलोचना रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन। क वाला जो सेक्शन है हम उसे देखने वाले हैं इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, आधुनिक युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में सबसे पहला कौन सा ग्रंथ रचा गया? ऑप्शन ए रस कुसुमाकर, ऑप्शन बी जसवंत भूषण, ऑप्शन सी साहित्य सागर, ऑप्शन डी काव्य दर्पण। आधुनिक युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में सबसे पहला ग्रंथ जो रचा गया वह था जसवंत भूषण। यह ग्रंथ का नाम है और इसके जो रचनाकार हैं वह है मुरारी दीन, ठीक है। तथ्य के रूप में अगर हम देखें तो जसवंत भूषण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1893, रचनाकार है मुरारी दीन। तो आधुनिक काल में जो रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ रचे गए हैं वह है जसवंत भूषण, प्रकाशन 1893 और रचनाकार है मुरारी दीन। अगला प्रश्न है रस कुसुमाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कविराज मुरारी दीन, ऑप्शन बी महाराज प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन सी लाला भगवान दीन, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो रस कुसुमाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा महाराज प्रताप नारायण सिंह। रस कुसुमाकर ग्रंथ के रचयिता हैं महाराज प्रताप नारायण सिंह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। महाराज प्रताप नारायण सिंह का रस कुसुमाकर प्रकाशन वर्ष 1894। तो अगर प्रकाशन वर्ष अगर पूछा जाए तो 1894, अगर रचनाकार पूछा जाए तो महाराज प्रताप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है काव्य प्रभाकर की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1894, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1931। आंसर होगा 1910। काव्य प्रभाकर का रचना वर्ष है 1910। रचनाकार हैं जगन्नाथ भानु। काव्य प्रभाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ भानु। काव्य प्रभाकर का जो प्रकाशन वर्ष है 1910। अगर प्रश्न पूछा जाए काव्य प्रभाकर का रचनाकार कौन है तो जगन्नाथ भानु सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लाला भगवान दीन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए साहित्य सिद्धांत, ऑप्शन बी रस कुसुमाकर, ऑप्शन सी अलंकार मंजूषा, ऑप्शन डी काव्य दर्पण। सही उत्तर होगा अलंकार मंजूषा। लाला भगवान दीन द्वारा रचित ग्रंथ है अलंकार मंजूषा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। लाला भगवान दीन, तथ्य देख लेते हैं। लाला भगवान दीन की अलंकार मंजूषा प्रकाशन वर्ष 1916। अलंकार मंजूषा प्रश्न पूछा जाए किनका है तो लाला भगवान दीन और प्रकाशन वर्ष 1916। ये सभी ग्रंथ जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल में रचे गए लक्षण ग्रंथ हैं और रचनाकार और रचना वर्ष जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही रचनाकार और रचना वर्ष। अगला प्रश्न है साहित्य सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सीताराम शास्त्री, ऑप्शन बी अर्जुनदास केडिया, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन डी कन्हैयालाल पोद्दार। सही उत्तर क्या होगा? साहित्य सिद्धांत ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं सीताराम शास्त्री। इसका तथ्य देख लेते हैं। सीताराम शास्त्री का है साहित्य सिद्धांत, प्रकाशन वर्ष 1923। दोनों महत्वपूर्ण हो गया। सीताराम शास्त्री इसके रचनाकार हो गए साहित्य सिद्धांत के और प्रकाशन वर्ष क्या हो गया 1923। अगला प्रश्न है काव्य कल्पद्रुम की रचना किसने की? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी अर्जुनदास केडिया, ऑप्शन सी कन्हैयालाल पोद्दार, ऑप्शन डी सुखदेव बिहारी मिश्र। सही उत्तर होगा काव्य कल्पद्रुम। यह कन्हैयालाल पोद्दार की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। काव्य कल्पद्रुम कन्हैयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्रुम 1926 में प्रकाशित हुआ है। तो काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल पोद्दार है और प्रकाशन वर्ष 1926 है। एक और रचना है अर्जुनदास केडिया का भारती भूषण।
तो अगर प्रश्न पूछा जाए भारतीय भूषण के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अर्जुनदास केडिया। या प्रकाशन वर्ष पूछा जाए भारतीय भूषण का, तो 1930 इसका सही उत्तर होगा। तो ये सभी लक्षण ग्रंथ हैं, रीतिकालीन परंपरा के अनुसार हैं और ये आधुनिक काल में रचे गए हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न है, रसकलश ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी अर्जुनदास केडिया, ऑप्शन सी राम दहिन मिश्र, ऑप्शन डी कविराज मुरारी दीन। सही उत्तर क्या होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय का है रसकलश। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रसकलश 1931 में प्रकाशन वर्ष है इसका। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय और रसकलश का प्रकाशन वर्ष 1931। अगला जो प्रश्न है वह है, साहित्य सागर की रचना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1923। सही उत्तर क्या होगा? साहित्य सागर की का रचना वर्ष क्या है? 1937। रचनाकार कौन है? बिहारी लाल भट्ट। बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर 1937 में इसका प्रकाशन वर्ष है। तीनों चीज़ महत्वपूर्ण हो गया। साहित्य सागर रचना का नाम है, रचनाकार है बिहारी लाल भट्ट और प्रकाशन वर्ष है 1937। अगला जो प्रश्न है वह है, साहित्य पारिजात के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल भट्ट, ऑप्शन बी सुखदेव बिहारी मिश्र, ऑप्शन सी रामदहिन मिश्र, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो उत्तर क्या होगा? साहित्य पारिजात सुखदेव बिहारी मिश्र की रचना है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में से एक थे। इनका साहित्य पारिजात 1940 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है क्या? सुखदेव बिहारी मिश्र महत्वपूर्ण हो जाते हैं, साथ ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है इसका प्रकाशन वर्ष, यानी साहित्य पारिजात का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940। एक और रचना है काव्य दर्पण। काव्य दर्पण के रचनाकार कौन है? राम दहिन मिश्र। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1947। इंपॉर्टेंट क्या है? काव्य दर्पण रचना है, रीतिकालीन परंपरा पर आधारित लक्षण ग्रंथ है और ये आधुनिक काल में रचा गया। इसके जो रचनाकार हैं वो राम दहिन मिश्र हैं और 1947 में इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला जो प्रश्न है वह है, आधुनिक सिद्धांत ग्रंथों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए केवल पुराने अलंकारों का उल्लेख, ऑप्शन बी केवल नायिकाओं का वर्णन, ऑप्शन सी नवीन अलंकारों का आविष्कार और विवेचन की स्पष्टता, ऑप्शन डी केवल रीतिकालीन परंपरा का अनुसरण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आधुनिक सिद्धांत ग्रंथों की विशेषता क्या है? नवीन अलंकारों का आविष्कार तथा विवेचन की स्पष्टता। तो यह आधुनिक सिद्धांत ग्रंथों की विशेषता रही है। अगला जो टॉपिक है वह ख, यानी हमने जो ये प्रवृत्तियां वाला सेक्शन देखा था। ठीक है, शास्त्रीय आलोचना का प्रवृत्तियों वाला सेक्शन, यानी क रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, ये हमने देख लिया। ख नवीन दृष्टिकोण से साहित्य सिद्धांत स्थापन, इस वाले सेक्शन को अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, यह है ख शास्त्रीय आलोचना, नवीन दृष्टिकोण से समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अगर हम पहले बात करें तो नवीन दृष्टि से काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर विचार करने वालों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अब हम द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों को ही देख रहे हैं, मतलब समीक्षात्मक पद्धतियों को ही देख रहे हैं, समीक्षा की नवीन प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, बाबू श्याम सुंदर दास है और बाबू गुलाब राय हैं। तो ये प्रमुख जो आलोचक या समीक्षक कह सकते हैं, ये हमको शास्त्रीय आलोचना नवीन दृष्टिकोण इनका है, इस कारण हम इस सेक्शन में इन्हें देख रहे हैं। इससे संबंधित जो पहला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी बाबू गुलाब राय। सही उत्तर क्या होगा? रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन हो गए? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। तो रसज्ञ रंजन का प्रकाशन वर्ष कब है? बी 1920। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह कृति है, 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं एक बार। संबंधित तथ्य है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस रचना से। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन 1920 में लिखा है। इसके अंतर्गत वे लिखते हैं, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि यह कथन किस रचना से ली गई है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रसज्ञ रंजन। यह पूछा जाए कि इस कथन के जो कथन को कहने वाले कौन से रचनाकार हैं या लेखक हैं, तो उत्तर क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। या प्रश्न पूछा जाए रसज्ञ रंजन का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1920। ठीक है, तो किसी भी तरह से अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये पंक्ति और इसके साथ रचना और प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेंगे या इसे अगर कहीं नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में किन बातों पर विशेष बल दिया। ऑप्शन ए, जटिल अलंकारों का प्रयोग। ऑप्शन बी, प्राचीन रस सिद्धांत का पुनरावलोकन। ऑप्शन सी, नवीन विषयों के ग्रहण और सरल भाषा। ऑप्शन डी, संस्कृत शैली के अनुकरण पर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में किन बातों पर विशेष बल दिया है, सही उत्तर क्या होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में नवीन विषयों के ग्रहण और सरल भाषा पर विशेष बल दिया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, एक मिनट, द्विवेदी जी की दृष्टि में अलंकार और रस के झगड़े किस प्रकार के ग्रंथों के निर्माण का कारण बनते हैं। ऑप्शन ए, उपयोगी। ऑप्शन बी, जटिल। ऑप्शन सी, सरल। ऑप्शन डी, सांकेतिक। यानी द्विवेदी जी की दृष्टि में अगर हम देखें तो अलंकार और रस के झगड़े क्या करते हैं, किस ग्रंथ का निर्माण करते हैं, जटिल ग्रंथों का निर्माण करते हैं। अलंकार और रस के झगड़े में जटिल ग्रंथों का निर्माण होता है। इस कथन को भी देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रसज्ञ रंजन में ही उन्होंने लिखा है, जिसका प्रकाशन 1920 है। इसमें कहा है, अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनाने में की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते हैं। पुनः देख लेते हैं एक बार कथन। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रसज्ञ रंजन 1920 ईस्वी में कहा है, अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों को बनाने की हम कोई आवश्यकता नहीं देखते। हेला हाव का लक्षण या उसका चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीपक अलंकार व उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने का क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं। तो इनके अनुसार अगर हम देखें तो रस और अलंकार के पचड़ों में ना पड़कर सरल भाषा में जो काव्य रचना हो सकती है या नवीन विषयों को लेकर जो काव्य रचना हो सकती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम अलंकारों और रस के हेरफेर में फंसे रहें। अगला जो प्रश्न है वह है, साहित्यालोचन ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, साहित्यालोचन ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास की रचना है। साहित्यालोचन के संबंध में तथ्य देख लेते हैं। साहित्यालोचन में जिसके रचनाकार कौन है, श्याम सुंदर दास। इस कृति में भारतीय रस सिद्धांत के साथ ही कला, साहित्य, कविता आदि के संबंध में पाश्चात्य विचारकों हडसन, वर्ड्सफोल्ड आदि की मान्यताओं को भी स्थान दिया गया है। तो साहित्यालोचन अगर हम सिद्धांत देखें तो वहाँ कला, साहित्य और कविता के संबंध में तो विचार हैं ही, साथ ही पाश्चात्य विचारक जो हडसन हैं, वर्ड्सफोल्ड हैं, इनकी भी मान्यताओं को स्थान दिया गया है इस कृति में। अगला प्रश्न है, सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप ग्रंथों के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए, बाबू गुलाब राय। ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप, इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप। ये दो जो रचना है वह किनकी है, बाबू गुलाब राय की है। अगला प्रश्न है, गुलाब राय की आलोचना का दृष्टिकोण कैसा था। ऑप्शन ए, परंपरानिष्ठ। ऑप्शन बी, समन्वयवादी। ऑप्शन सी, प्रयोगवादी। ऑप्शन डी, अलंकारवादी। तो गुलाब राय की आलोचना अगर हम देखें तो समन्वयवादी दृष्टिकोण हमको वहाँ दिखाई देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं गुलाब राय से संबंधित। पहला जो तथ्य है वह है, बाबू गुलाब राय ने स्पष्ट कहा है, मेरा दृष्टिकोण सर्वत्र और इसलिए आलोचना में भी समन्वयवादी है। ठीक है, तो इन्होंने स्वयं ही सिद्ध कर दिया है कि उनकी जो दृष्टि है वो क्या है, समन्वयवादी दृष्टि है। काव्य कला तथा साहित्यांगों के विवेचन में मैंने इसी पद्धति को अपनाया है।
सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप, ये 2 रचनाएं हैं इनकी। इनमें परिभाषाएं देने में मैंने देशी विदेशी विद्वानों के मतों का समन्वय करके ही अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो 2 कृति कौन सी हो गई? सिद्धांत और अध्ययन तथा काव्य के रूप। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण जो कथन से निकला है तथ्य, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो इनकी दृष्टि है वो समन्वयवादी दृष्टि है। अगला जो है पॉइंट, स्वयं द्विवेदी जी भी, अगर हम द्विवेदी जी की बात करें तो स्वयं द्विवेदी जी ने भी हिंदी में नवीन सिद्धांतों की चर्चा के नाम पर वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और पोप के विचारों को संक्षिप्त उद्धरणी ही प्रस्तुत की है। यानी इन्होंने भी कोई नवीन सिद्धांत नहीं स्थापित किया है समीक्षा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया है? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और पोप के विचारों को क्या कर दिया है? समन्वित रूप से मतलब उद्घाटित किया है। कोई नवीन विचारधारा या नवीन कोई विचार इन्होंने भी या समीक्षा की पद्धति कोई नहीं दी है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो इन्होंने चिंतामणि में काव्य को किसके समकक्ष रखा है? ऑप्शन ए भक्ति साधना, ऑप्शन बी ज्ञान साधना, ऑप्शन सी योग साधना, ऑप्शन डी कला साधना। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में काव्य को किसके समकक्ष रखा है? सही उत्तर होगा ज्ञान साधना के समकक्ष रखा है काव्य को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नवीन समीक्षा सिद्धांतों की स्थापना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान श्लाघ्य एवं महत्वपूर्ण है। होगा यहाँ श्लाघ्य एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिंतामणि भाग 1 और 2 में मौलिक सिद्धांतों की स्थापना की है। यानी अगर नवीन और मौलिक सिद्धांतों की बात करें तो प्रारंभ कहाँ से होता है? रामचंद्र शुक्ल से होता है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। तो शुक्ल जी का योगदान इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने नवीन और मौलिक सिद्धांत की स्थापना की है। अगला जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी लोक मंगल, ऑप्शन सी अलंकार सौंदर्य, ऑप्शन डी शब्द संयोजन। तो काव्य का उद्देश्य क्या है शुक्ल जी के अनुसार? लोक मंगल। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। शुक्ल जी से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। शुक्ल जी की नवीन उद्भावना में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें शुक्ल जी के मौलिक उद्भावना की, तो सबसे पहली जो मौलिक चीज़ है जो हमको दिखाई देती है मौलिक सिद्धांत के रूप में, वह यह है कि काव्य को इन्होंने ज्ञान साधना के समकक्ष रखकर उसे हृदय की मुक्तावस्था का साधन माना। काव्य को ज्ञान साधना के समकक्ष रखकर हृदय की मुक्तावस्था का साधन माना, ये इनकी एक नवीन उद्भावना है। दूसरी जो नवीन उद्भावना है शुक्ल जी की, वह है काव्यानुभूति को लोकानुभूति से सर्वथा पृथक न मानना। इनकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं। रस विवेचन इन्होंने किया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि या कह सकते हैं भावना है हमको दिखाई देती है शुक्ल जी में, वह यह है शास्त्र, स्थिति, संपादन और मात्रता की संकुचित सीमा से बाहर लाकर लोक मंगल विधायक सिद्ध करना। यानी जो भी काव्य है वह क्या है, जो भी रचना है वो लोक मंगल विधायक हो, यह जो एक सिद्धांत है उन्होंने प्रतिपादित किया है। किसने? शुक्ल जी ने। अगला जो हम उनकी उद्भावना देखें तो अगली जो इनकी जो स्थापना है वह है काव्य कृतियों को लोक मंगल की साधनावस्था और सिद्धावस्था के रूप में विभाजित किया है। 2 रूप में विभाजित किया है काव्य कृतियों को, लोक मंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था। अगला जो अगर हम देखें उपलब्धि जो इनकी है वह है प्रबंध काव्यों में बीज भाव की स्थिति लक्ष्य करना, कि प्रबंध काव्यों में बीज भाव क्या है। तो इस स्थिति को लक्षित करने का भी काम किसने किया है? शुक्ल जी ने। अगला जो महत्वपूर्ण है इनके योगदान को अगर हम देखें तो काव्य में विभाव पक्ष को वो अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, भाव पक्ष को तो सभी महत्वपूर्ण मानते हैं, विभाव पक्ष को ये अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और अंतिम जो इनका योगदान है वह है भावों को कर्म प्रेरक सिद्ध करके काव्य कृतियों को व्यवहारिक उपादेयता सिद्ध करना। तो काव्य कृतियों की व्यवहारिक उपादेयता सिद्ध करने में भी शुक्ल जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये कुछ जो उपलब्धियां या कह सकते हो आप कि उद्भावनाएं जो हैं वो शुक्ल जी की सैद्धांतिकी की है, और इस रूप में शुक्ल जी का जो योगदान है वह नवीन भी है और मौलिक भी है। अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्यशास्त्र का पुनराख्यान कर हिंदी के लिए समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया, यह कथन किसका है? यानी किसी समीक्षक या आलोचक ने कहा है कि शुक्ल जी ने संस्कृत काव्यशास्त्र का पुनराख्यान कर हिंदी के लिए समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया है। तो ये कथन किसका है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदर दास,
ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी गुलाब राय। सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। पूरा कथन हम देख लेते हैं। पूरा कथन है डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में। शुक्ल जी ने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनरुत्थान कर और पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया। अब नगेंद्र ने एक जो बात कही है वो कौन सी पुस्तक में कहा है? अनुसंधान और आलोचना। तो प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि अनुसंधान और आलोचना के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के विषय में कहा है कि इन्होंने संस्कृत काव्य शास्त्र का पुनरुत्थान कर पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों को अपने अनुरूप ढालकर हिंदी के लिए एक समन्वित आलोचना शास्त्र का निर्माण किया है, और यह सिद्धांत या इस कथन को कहने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अब अगर हम देखें द्विवेदी युग की समीक्षा प्रवृत्ति का दूसरा सेक्शन, यानी पहला सेक्शन था शास्त्रीय आलोचना, जिसके अंतर्गत दो सब सेक्शन थे। एक था रीतिकालीन परंपरा के अनुसार लक्षण ग्रंथों की परंपरा को दिखाना, दूसरा था आपका नवीन मौलिक उद्भावनाएं। ठीक है, तो नवीन मौलिक उद्भावनाओं में हमने श्याम सुंदर दास को देखा, गुलाब राय को देखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखा और रामचंद्र शुक्ल को देखा। अगला जो टॉपिक है वह तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय है, यानी टोटल 6 टॉपिक्स थे प्रवृत्ति से संबंधित, द्विवेदी युग की प्रवृत्ति से संबंधित। तो तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय ये सेक्शन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और टोटल जो 6 प्रवृत्तियां हैं समीक्षा की, द्विवेदी युग की समीक्षा की प्रवृत्तियां जो है वो हम अगले वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।